गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, और ये जो हम थ्रो करने जा रहे हैं एक आरंभ सीरीज है। देखिए हमारी आरंभ 2025-26 के लिए है, और ये चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का है, और ये इंपोर्टेंट भी है, और इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं पहले मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैट्रिक्स क्या होता है। पहले मैट्रिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स जो होता है हमारा, एक मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of row and column। इसमें होता क्या स्टूडेंट, एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, और उसमें क्या होते हैं, अरेंजमेंट में रो और कॉलम्स होते हैं। तो ये एक हमारा मैट्रिक्स में क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है स्टूडेंट, अरेंजमेंट। ओके, तो इसमें क्या होगा, ये जो इनक्लोज रहता है, इनक्लोज्ड बाय, ये सिंबल होता है इसका, ये वाला इसके अंदर बंद रहता है। या फिर आप ये नहीं लिखना चाहो, इसकी जगह पे ये भी लगा सकते हैं समटाइम, और कभी कभी ये ना लगाना चाहो तो कभी कभी इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आपको लिखा मिलता है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम का, और इस ब्रैकेट के अंदर इसे लिखा जाता है। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद अब हमें ये देखना है सेकंड टॉपिक में, अब हमें फोकस करना है कि जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर लाइक दिस, ये ए है स्टूडेंट, और इसे इस तरह से मैंने इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3 4 5 6। तो ये जो दिखाई दे रहा ना आपको, एक मैट्रिक्स है, और इसका नाम क्या है, ए। तो देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले जो रोल होता है इसमें रो एंड कॉलम का होता है। तो देखो रो क्या होती है, सबसे पहले अगर मैं आगे से काउंट करूं 1 और 1 2, जो बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं वो रो होती है, और हम टॉप से देखते हैं वो हमारे पास कॉलम होती है। तो अगर मैं देखा जाए तो इसको मैं लिखूंगा 2 × 3। कुछ बच्चे इसको रीड करते हैं 2 × 3 जैसे लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे ही बोलेंगे 2 × 3, ऐसे ही लिखना होगा, ना कि हम इसे 6 लिखेंगे। तो ये जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को रीड करते हैं 2 × 3, इसका ऑर्डर है। जो 2 है, यहां पे जो 2 है बेटा, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स होता क्या है, एक अरेंजमेंट होता है, रो एंड कॉलम का अरेंजमेंट होता है, और इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, या इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो, या फिर मेरे को ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको 1 2 और 3 4। ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें देखिए कितनी रो स्टूडेंट, 1 और 1 2 रो, और 1 और 1 2 2 ही कॉलम है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स होता क्या है, और इसके अंदर जो चीजें लिखी होती है एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, 4 5 6 ये भी एलिमेंट है। तो एक मैट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से रो एंड अरेंजमेंट के फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा और मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो इसमें क्या करना है, देखिए अब मैट्रिक्स में अब हमें आगे क्या पढ़ना है। तो देखिए अब हमारे मैट्रिक्स में ये देखना है कि एक हम कॉमन मैट्रिक्स की बात करते हैं। कॉमन मैट्रिक्स कैसे, जनरल जो मैट्रिक्स होता है, मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ये एक मैट्रिक्स है। तो देखो इसमें ये सारी जितनी भी होती हैं रो होती हैं, और ये
अगर मैं ऊपर से देखता हूं स्टूडेंट, ये सारी कॉलम्स होती है इसके अंदर, डॉट 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 ये कॉलम होंगी, ये भी हमारी रो है, डॉट 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 ये भी हमारी रो है। तो देखो ये जो पहली रो है ना, ये फर्स्ट रो, तो देखो फर्स्ट रो का A11, इसका मतलब हो गया पहली रो और पहला कॉलम। इसको लिखेंगे A12, पहली रो दूसरा कॉलम। इसको लिखेंगे A13, डॉट 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 डॉट। और देखिए अगर मैं इसका ऑर्डर m इंटू एन मानता हूं, मतलब इसके अंदर m रो और n कॉलम, तो देखिए लास्ट में लिखा जाएगा यहां पर डॉट 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 A1n। रो तो हमारी पहली है और कॉलम बिल्कुल लास्ट, लास्ट कॉलम का नाम है n। अब दूसरी लिखिए A22, 21, A22, A23, डॉट 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 डॉट, और ये होता है A2n। ये लास्ट वाली होगी इसकी। इसी तरह से डॉट डॉट करके आगे सारी लिख जाएंगे। अब लास्ट पे चलते हैं, तो लास्ट वाली होगी स्टूडेंट, लास्ट वाली रो का नाम है m, AM1, AM2, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आ जाएगा AM और n। तो ये जो है ना पूरा एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, जिसमें m और n एलिमेंट है, m रो है इसके अंदर और n कॉलम। तो अब छोटे अगर इसे मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट ये कहते हैं सूक्ष्म रूप में लिखना, छोटे रूप में लिखना, कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो मैट्रिक्स की जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, इसे ऐसे लिख सकते हो आप AIJ। आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, देखो आई जो वेरी कर रहा है आपका 1 से लेके स्टूडेंट रो, आई जो है यहाँ पे रो को इंडिकेट करता है, आई यहाँ पे जो है रो को इंडिकेट करता है, और स्टूडेंट जो जे है वो आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 लेस देन कहां तक जाएगा, आई एम तक। और अगर जे की बात करें तो जे को भी ऐसे लिख दीजिए, 1 से लेके ये कहां तक जाएगा, एन तक। तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल स्मॉलेस्ट वे हो गया, जिसमें से कॉम्पैक्ट फॉर्म कहा जाता है मैट्रिक्स की। तो ये हमारे मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी। कभी कभी ना कुछ इसमें ट्रेस पूछ लेते हैं, तो देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट का जो सम होता है उसे ट्रेस कहते हैं। अगर मैं पूछूं ट्रेस क्या है इसका, तो आप इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उन्हें ऐड कर लीजिए, A11, A22, A33 और डॉट 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 डॉट, और लास्ट में जाएगा स्टूडेंट कहां तक जाएगा, ANN, जो भी आएगा लास्ट में m और n बराबर हो जाएंगे जहां तक जाएगा। तो ये इसका ट्रेस हो गया बेटा। तो यहां से अगर आपको ट्रेस निकालना पड़े, तो जो इसका एक ही डायगोनल माना जाता है मैट्रिक्स में, इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसी को लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल यही होता है, लीडिंग डायगोनल भी यही होता है, और प्रिंसिपल डायगोनल भी इसी को कहते हैं, और लीडिंग डायगोनल भी यही होता है। ट्रेस निकालना है तो डायगोनल का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं स्टूडेंट। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या करना है, अब यहां पे देखिए, अब हमने अच्छे से पढ़ लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीज यूज करते हैं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर एक मैट्रिक्स मैंने ये लिखा 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या है, इसको फ्रंट से डील करना है, बिल्कुल आगे से ऐसे रीड। तो ये होती है रो, और स्टूडेंट ये होती है इसकी कॉलम। तो इसका अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि सर इसके अंदर 2 रोज हैं और इसके अंदर 4 कॉलम है। तो ये ऑर्डर हो गया। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं, अगर मैं ऑर्डर पूछता हूं, तो आप बता दोगे सर ऑर्डर होता है इसका 2 क्रॉस 4, ऐसे ही रीड करना है, 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4 देखना है। एक और इसके अंदर देखो ये 3 है, तो इसको क्या बना सकते हो आप, एक और है इसके अंदर, तो इसको कह सकते हो 3 क्रॉस 4। तो ऑर्डर कितना आ गया, 3 क्रॉस 4 आ गया। इसके बाद अब एलिमेंट काउंट करो। जब इसके आप एलिमेंट काउंट करोगे, एलिमेंट काउंट करोगे,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो मल्टीप्लाई करके पता लग जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए इसके अंदर, 12। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, एक छोटा और ले लेते हैं, देखो ये 1 2, इसको भी इंडिकेट करके दिखा देते हैं, ये 1 और ये 2 और ये 3 और 4, इसमें 1 रो और 2 रो और 1 कॉलम और 2 कॉलम, तो ऑर्डर आ गया 2 इंटू 2। तो ऑर्डर लिखना चाहो तो अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछता है ना तो बड़े आसानी से बता दोगे 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है आपसे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इनका मल्टीप्लाई करके जो आता है वो ही नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। तो यहां पे भी देखो 12 थे, तो इस हिसाब से अब आपको ऑर्डर भी पता लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं अब हम। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, अब इसको हमें ध्यान देना। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, अगर दो मैट्रिक्स हैं, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स। उन्हें इक्वल मैट्रिक्स जब बोलेंगे हम, जब दो कंडीशन को फॉलो करें, दे हैव द सेम ऑर्डर, दे हैव द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, पहली चीज तो सेम ऑर्डर पे ध्यान रखनी है। और सेकंड, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ये दो चीज हैं उसके अंदर पॉसिबल हैं तो उसको बोलते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल के थ्रू देख देते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहां पे हमारा जो एग्जांपल है, ये देखिए एग्जांपल क्या कहता है, एक मैट्रिक्स ये रहा और एक मैट्रिक्स ये रहा। इसको मैंने ले लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यहां लिख दिया 1 2 3 4। तो देखिए हम अगर इन दोनों को पहले इक्वेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इनका ऑर्डर देखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर कितना है, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 2 इंटू 2, और इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 2। अब आप इनको बड़े आराम से इक्वल कर सकते हो। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट, 1 के इक्वल आ गई। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट, 2 के इक्वल आ गई। और z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के इक्वल आ गई। और w की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ गई। तो ये जो सारा का सारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। और सेकंड, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो अभी थोड़े से कुछ टाइप करेंगे हम इसमें, जो टाइप हमें अच्छे लगेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब समझिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम रो मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट हम रो मैट्रिक्स। तो देखिए रो मैट्रिक्स, नाम से ही पता लग रहा है, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। एक मैट्रिक्स में अगर सिंगल रो होती है तो उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। कैसे, देखिए ये सिंगल रो है हमारी, 1 2 3 4 5। तो इस अगर मैं आपसे पूछे इसका ऑर्डर क्या है, तुम बोलोगे सर इसका ऑर्डर है 1 इंटू 5। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, एक ये ले लिया मैंने 2 3 4, मैंने बोला इसका ऑर्डर बताना, तुम बोलोगे सर इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 3। ठीक है, तो अब पर्टिकुलरली तुम्हें एक बात पता लगती जा रही होगी इसमें कि जो हमारा एम है, एम तो हमेशा 1 है, और चेंज किस में आ रहा है, एन में चेंज आ रहा है, क्योंकि एम इंटू एन होता है।
तो भाई अब यहां से अगर प्रॉपरली ऑर्डर पूछा जाए आपसे तो ऑर्डर में पहले तो 1 ही रहेगा क्योंकि यहां पे भी 1 था और यहां पे भी 1 है, इनटू n। तो ये इसका पर्टिकुलर ऑर्डर होता है एक रो मैट्रिक्स का, जो कि आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, ओनली 1 रो, सिंगल रो कह दो, इसके अकॉर्डिंग मैंने देखा 1 1, तो ये पर्टिकुलर एक मेथड बन गया। तो इस तरह से हमने एक रो मैट्रिक्स को कर लिया खत्म। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड में क्या है, अब चलते हैं हम, सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, हैविंग ओनली 1 कॉलम। अब यहां पे देखिए इसमें क्या है, तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 1 2 3, तो यहां पे देखिए ये रो हो गई इसकी और 1 कॉलम, तो ऑर्डर आ गया 3:1। एक तो एग्जांपल ये ले लिया मैंने, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ये बना दिया 1 2 3 4, ये इसके अंदर रो हो गई स्टूडेंट्स और ये हो गई कॉलम, तो इसका आ जाएगा 4:1। तो देखो तुमने क्या सीखा यहाँ पे एक चीज पता लगी कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो कांस्टेंट चल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर जो रहेगा, बाद में तो 1 आएगी, एन की वैल्यू तो फिक्स 1 ही रहेगी, बट आगे वाली जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी m×1, इसे कहेंगे ऑर्डर। ये जो मिला ऑर्डर मिल गया m×1, कॉलम मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर मिल गया m×1। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट समझेंगे हम, नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे, उसे ध्यान देते हैं। अब अगला है हमारे पास, रो हो गया, कॉलम हो गया, अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स is said to be, square matrix is said to be square matrix। A matrix is said to be square matrix, row and column are equal। A matrix is said to be square matrix in which row and column are equal, row and column are equal, रो एंड कॉलम आर इक्वल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होती हैं, मतलब m इक्वल टू n, m मतलब रो और n मतलब कॉलम। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए इसका ऑर्डर हो गया 3×3। एक और बना के दिखाते हैं, एक ये रहा, देखिए 1 2 3 4, इसका ऑर्डर आ गया 2×2, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक ले लिया मैंने 1, ये देखो 1×1, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से जिनमें रो एंड कॉलम, देखो ये रो को इंडिकेट करता है स्टूडेंट, ये जो है हमारा रो को इंडिकेट करता है, ये कॉलम को, तो दोनों इक्वल है। ये m और n दोनों इक्वल, यहाँ पे भी m और n इक्वल और यहाँ पे भी m और n इक्वल। तो जब ये इक्वल होते हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स करते हैं। स्क्वायर के लिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, रो एंड कॉलम आर इक्वल, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक होता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, उसे भी यही खत्म कर लेते हैं। देखो जीरो मैट्रिक्स तो बिल्कुल ही आसान है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट वो जीरो होते हैं। देखिए 0 0 0 0, ये ले लीजिए 1 0 0 0 0 0 0, इसमें कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर फॉर्मेट होना। जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट आर जीरो, जितने भी एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट।
और नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। all the element except the diagonal are zero, all the element except diagonal element are zero। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए स्टूडेंट, जीरो। तो देखिए 1 0 0 0 2 0 3 0, ये 0, तो ये हो गया हमारा। और दूसरी चीज, एक स्क्वायर का होना जरूरी है। इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है। अब देखिए तो ये बन गया, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, स्क्वायर का फॉर्मेट है तो इसे बोलेंगे डायगोनल। और जनरली हम इसको ऐसे भी लिखते हैं स्टूडेंट, डायगोनल को DIJ लिख के और यहाँ पे ऐसे लिख के और लिख देते हैं 1 2 3, इस फॉर्मेट में लिख के, इस फॉर्मेट को, ये दोनों सेम है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 2 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मेट को ऐसे लिखा जाता है, डायगोनल एलिमेंट। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। अब एक चीज नोट करने के लिए कि देखो डायगोनल में एलिमेंट होना, इसने बोला है ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल में कुछ भी हो, नो मेंशन। अगर मैं आपसे बोलूं, आपसे एक एग्जांपल में ये लेता हूं, एग्जांपल ये वाला 1 0 0 0 0 0 और 2 0 3, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है, इसके डायगोनल एलिमेंट ये, तो भाई ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया 105। मेंशन ये कह रहा है कि एक्सेप्ट डायगोनल, डायगोनल के बारे में नहीं बोला क्या है, तो डायगोनल के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। सारी जीरो भी हो सकती है क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा, डायगोनल में तो सारी हो भी सकती है। अगर मैं आपको ये लिख के बताऊं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो उसने बोला है डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होना चाहिए, बाकी तो सारी जीरो, डायगोनल में कुछ भी हो, नो रीजन, तो ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स में काउंट होगा। क्लियर हो गया, तो ये भी एक डायगोनल में आ जाएगा। डायगोनल इसे लिख सकते हो 0 0 0, क्योंकि डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होना जरूरी है, बाकी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स का नेम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, अब इसे समझिए। डायगोनल के लिए अगर आप लिखना चाहते हो, अगर डायगोनल में आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक कंडीशन मैथमेटिकली भी होती है, उसे भी लिख सकते हो। मैथमेटिकली कैसे, AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, ये वाली कंडीशन भी लिख सकते हो आप। AIJ हमेशा क्या रहेगा, AIJ जीरो रहेगा, AIJ क्या रहेगा, जीरो, ये जीरो रहेगा कब, जब I और J नॉट इक्वल है। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए, अब आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होता है, देखो ऑल द डायगोनल एलिमेंट, सारी कंडीशन वहीं पे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जितने भी इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स होंगे आर इक्वल होंगे, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल,
तो देखो पहले एक डायगोनल एलिमेंट बना लेते हैं। देखिए 1 0 0 1 क्या 2 ही ले लेते हैं पहले, 2 0 2 0 और स्क्वायर होना इसका भी कंपलसरी है 2, ये वाली बात। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्मेट में होना जरूरी है। तो ये भी चीज पता लग गई आपको। अब तीसरी चीज क्या लिख सकते हो, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ए आई जे। अब यहां देखिए भाई, यहां पे तो सेम नंबर आ रहा है, मतलब के मान लेते हैं। के कब आ रहा है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है के, कब, जब आई और जे इक्वल है, मतलब A11 A22 A33, जब ये तीनों नंबर मतलब सेम है, 1 1 2 2 3 3 सेम पोजीशन है दोनों की आई और जे की, तो के आता है। और आई और जे जब इक्वल नहीं है उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अब तुम एक कंडीशन तुम्हारे दिमाग में आती है कि सर ये जो जीरो मैट्रिक्स होता है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें तो ये चीज देखनी है, ये दोनों इक्वल हैं, सेम इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, ये भी हो गया। तो जीरो मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, नोट करके लिख लो, जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स, ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो अब हमारे पास स्केलर भी फिनिश हो गया। तो इसके बाद हमारा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देखते हैं शायद नेक्स्ट करेंगे, उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाहते हैं। नहीं, अभी तो ट्रायंगुलर ही पढ़ लेते हैं, एक पेज बाकी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो दो तीन कैटेगरी में आता है। इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुए जिसमें अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल, अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उसे कहते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हम ट्रायंगुलर। तो देखो इसमें तीन केस पढ़ने होंगे हमें ट्रायंगुलर। पहली चीज अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। सेकंड पढ़ेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और थर्ड पढ़ेंगे हम स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या याद रखना है आपको, कि जो अपर ट्रायंगुलर में होते हैं उसमें अपर, देखो एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे आप। तो डायगोनल से जो ऊपर है वहां पे एक ट्रायंगल बनता है, देखो 1 0 0 और यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 0 0 की जगह पे आप यहां 3 ले लेते हैं, एक मिनट यहां पे ले लेते हैं हम 3, ओह गया। तो यहां पे देखिए 2 और यहां पे आ जाएगा आपका 0 3 0, यहां 4 आ गया, यहां 5 आ गया, 6। तो अब यह देखिए अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर में ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, देखो ये बन गया ट्रायंगल, ये एक अपर ट्रायंगुलर बन गया आपका, ये बन गया डायगोनल के साथ साथ। कहने का मतलब ये है कि जो आपका एलिमेंट, देखो पहले अगर इसको देखा जाए, इस पोजीशन क्या है इसकी 2 1, तो मतलब जो 2 है, मतलब जो हमारे पास आई है, यहां पे आई का एक तरह से आप लिख सकते हो, आई अगर जे से बड़ा है, आई अगर जे से बड़ा है तो उस केस में वहां पे क्या रखोगे, 0। तो यहां पे जो एलिमेंट, अगर आई देखो आई बड़ा है जे से, तो उस केस में आपका ए आई जे क्या रिजल्ट देगा, 0 रिजल्ट देगा। आपका जो ए आई जे है वो क्या रिजल्ट देगा स्टूडेंट, 0 देगा। ए आई जे जो देगा रिजल्ट 0 देगा इस केस में, जब आई बड़ा है जे से। देखो इसी को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर।
और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं तो देखो ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये जरूरी है इसमें भी। अब ये देखिए इसमें क्या है, जे बड़ा होगा अगर आई से, तो उस केस में ए आई जे जो होगा आपका 0 देगा। कैसे देखो, अब यहां पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो देखो 0 0 0, तो देखो यहां पे 0 नहीं आ सकती, यहां पे कुछ लिख लीजिए 8 लिख देते हैं, यहां पे 8, और देखो अपर ट्रायंगुलर ये 0 बन जाएगा आपका। तो देखो ये हो गया, यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर बन गया, देखो ये लोअर में एक ट्रायंगल बन गया, तो ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर। अब आ जाओ स्टिकली ट्रायंगुलर, इसमें क्या होता है, स्टिकली ट्रायंगुलर में अबव द डायगोनल एलिमेंट होते हैं और बेटा बिलो द डायगोनल एलिमेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल में 0 0 होते हैं, डायगोनल में 0 0 होते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे, कुछ भी हो सकता है आपका एलिमेंट 5 6। तो ये जो एग्जांपल है, ये यहाँ पे जो एग्जांपल है, ये बन गया स्टिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अबव द डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बिलो द डायगोनल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 0, ये लिख सकते हो इसके लिए। तो अपर ट्रायंगुलर हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हो गया, और स्टिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए क्वेश्चनों में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या है वहां पे। अब क्वेश्चनों की कहानी देखते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन है अब हमने 1 बाय 1 पिक करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में हमें दे रखे हैं सारे के सारे। तो देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो ये पहला क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखो पहला, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देखो 1 रो 2 रो और 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो ऑर्डर मिल गया आपको, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ गया आपका 3 into 4। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने काउंट कर लो या फिर इनका मल्टीप्लाई, तो 12 आ गया 12। तो ये पूछा जा रहा है A13 एलिमेंट कौन सा है, 1 A1 तो ये 3 A13 हो गया आपके पास 19 आ गया, A13 19 आ गया। तो A21 देखिए, A21 ये रहा, तो ये आ गया आपके पास 35 आ गया। A25 कितना है, A25 24 का है हमारा, ये रहा, तो ये आ जाएगा आपका 12, और 2 3 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो स्टूडेंट 2 3 देखिए वो आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से ये हमें सारे एलिमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 आराम से कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए यहां पे, अब यहां क्या करना है हमें, अब मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में थोड़ा उल्टा पूछ लिया, अब के एलिमेंट दे दिए 24, तो कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, तुम बोलोगे सर 1 into 24 एक बन गया। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, 2 into 12 बन गया, 3 की टेबल में 8 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 into 6 बन गया, और बाकी अब इनके उल्टे हो जाएंगे, 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2 और 24 into 1। तो देखिए 4 ये हो गए और 4 ये हो गए स्टूडेंट, तो टोटल आंसर आ गया 8 मैट्रिक्स बन सकते हैं। और एक और पूछा है 13 एलिमेंट हो, देखो कैसे बने, 1 into 24 मतलब 1 है, इसके अंदर 24 एलिमेंट है टोटल, तो देखो इसका ऑर्डर 1 into 24 आ गया। तो इस तरह से पहला मैट्रिक्स बन गया। अब दूसरा देखिए, उसमें 2 रो है हमारे पास, और यहाँ पे कितना है, कॉलम है 12, तो भाई यहाँ पे भी आराम से लिख सकते हो 1 to 12 तक इसमें लिख लीजिए, और 13 से बाकी 24 तक यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे आपके। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन हो गया, ऐसे ही सारे का कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट से हमारे पास, तो उसका जो ऑर्डर होगा ये रहेगा 1 into 13 और 13 into 1। हम खाली 2 ही मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 into 13 और 13 into 1। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इस पे आ जाते हैं। ये देखिए
बिल्कुल आसान है, 18 एलिमेंट है तो बड़े आराम से बता दोगे। जब 18 एलिमेंट है आपके पास तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 18 हो गए, कोई दिक्कत वाली और तो आएगा ही नहीं। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 6 इंटू 3, रिवर्स करते आ जाएंगे 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1, तो भाई 3 ये हो गए और आपके पास 3, तो टोटल कितने आ गए, 6 मैट्रिक्स बन जाएंगे आपके पास। और इफ हैज 5 एलिमेंट तो 5 पे तो देखिए एक तो 5 इंटू 1 ही बनेगा और एक 1 इंटू 5, 2 मैट्रिक्स इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें क्या करना है तुम्हें, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें जो बोला जा रहा है पहले उस पर फोकस करिए। तो एक मैट्रिक्स बनाना है आपको 2 इंटू 2 का। तो देखो जैसे ही उसने बोला ना 2 इंटू 2, तो पहले आपको 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स डेवलप कर लेना है। 2 इंटू 2 कर दिया, इसमें 2 रो रहेंगे हमारे पास और बेटा 2 कॉलम रहेंगे। तो ये आ गया A11 और A12, A21 और ये आ जाएगा A22। अब इनकी वैल्यू फाइंड कहां से करनी है, यहां से। एक कंडीशन दी मुझे Aij, वो दे रखा है बेटा I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो पहले A11 निकालिए, तो ये हो जाएगी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 2 और ये आ गया आपके पास 2 आ गया। इसी तरह से हम A12 निकाल सकते हैं। A12 तो देखो I की जगह पे 1 रखिए और J की जगह पे 2 रखिए और स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन आ जाएगा 2। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9/2 आ गया। अब 2 और निकालने आपको, A21 निकालिए। अब तो यहां देखो I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो बेटा 2 प्लस 1 का हो गया स्क्वायर अपॉन 2 और ये आ गया 9/2। अब A22 निकाल लीजिए। तो जब आप A22 निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 4, 16 अपॉन 2, ये आ जाएगा 8। तो इस तरह से आपका मैट्रिक का आंसर क्या आएगा, रिजल्ट आ गया आपके पास A11 की वैल्यू आई 2, A12 की वैल्यू आ रही है आपके पास 9/2, ये भी 9/2 आ रही है बेटा और ये आ रही है 8। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। तो बिल्कुल ये फर्स्ट पार्ट था इसका और ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर हैं तीनों। इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, पहले मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पे 1/1, तो देखो ये इसका तो देखते ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो 1/1, ये तो 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको बस ये I J की वैल्यू रखनी है और आपको इसके थ्रू आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक यहां से कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट को मैं करूंगा, फर्स्ट तुम कर लेना। 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स बनाना है आपको, तो पहले कंस्ट्रक्ट कर लीजिए 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स। 3 रो और 4 कॉलम। तो देखिए यहां पे क्या होगा, पहले A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा और A14 आएगा, A21, A22, A23 और ये आ जाएगा A24। एक और निकालते हैं, A31, A32, A33 और ये आ जाएगा स्टूडेंट A34। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं सेकेंड वाले पार्ट को पहला पार्ट करके दिखाता हूं। तो A11 निकालिए यहां से, A11 तो देखो 1/2 mod 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, तो 3 -3 हो जाएगा, -3 प्लस 1। देखिए -3 प्लस 1 करोगे आप तो क्या आएगा, -2। तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे -2 और ये आ जाएगा 2/2, क्योंकि मोड का प्लस आ जाता है तो ये आंसर आ गया 1, तो पहला एलिमेंट आ गया। इसी तरह से आप A12 निकाल लीजिए और जैसे ही आप ये A12 निकालोगे तो ये आ जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/2। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -3 प्लस 2 -1 और इसका लगा दिया तो ये आ गया 1/2।
इसी तरह से आप A13 निकालिए तो ये आ जाएगा 1/2। तो A1 पहले -3 इंटू 1 प्लस कर देंगे 3, तो ये ओवरऑल 1/2 इंटू 0 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 0 आ जाएगा। A13 तक का आपका काम हो गया। अब ऐसे ही आपको 21 निकालना है। A21 निकालिए। A21 तो 1/2, तो भाई -3 इंटू 2 प्लस 1, तो 1/2 ये हो जाएगा 6 + 1 5 आ गया माइनस का, तो ओवरऑल आ गया 5/2। इसी तरह से आप A22 निकाल लीजिए। A22 आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1/2। 3 2 6 में से 2 गया तो 4 -4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4/2, और ये आ गया आपके पास 2। और इसी तरह से आप निकाल सकते हो A23 भी निकाल सकते हो। तो A23 निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आ गया 1/2। देखो 3 2 6, 6 भी से 3 गया तो 3, तो -3 आता, तो -3 का हो जाएगा 3/2 आ गया ये। अब बचा लास्ट वाली लाइन, इसे कैसे निकालोगे, देखिए A31 तो रखिए 1/2, और ये आ जाएगा स्टूडेंट -3 इंटू 3 प्लस 1, तो 1/2, और 9 - 1 8 हो गया माइनस का, तो ये आ जाएगा 8/2, और ये आ गया 4। अब चलते हैं A32, तो ये 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 1/2, 3 3 जा 9 -9 प्लस 2, और ये आ जाएगा 1/2 -7, तो ओवरऑल आ गया 7/2। और लास्ट रह गया आपके पास A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 1/2, और ये हो जाएगा -9 प्लस 3 1/2 -6, तो ये हो जाएगा 6/2, और ये आ गया आपके पास 3। ये सारी वैल्यू यहां रख देते हैं और आपका रिजल्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए आंसर आ गया आपके पास, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहली वैल्यू आ रही है आपके पास 1, A12 कितना आ रहा है 1/2, A13 कितना आ रहा है 0, इसके पास A13 A14 नहीं निकाला, A14 तुम खुद निकाल लेना। अच्छा, इसके बाद ये आपके लिए छोड़ दिया A14। इसके बाद एक A14 तो मैं निकाल ही लेता हूं, निकाल भी तुम भी सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए A21 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5/2, और A22 आ रहा है 2, और A23 भी आ रहा है, A23 आ रहा है 3/2। अच्छा, 31 कितना आ रहा है 4, और भाई ये जगह मैंने छोड़ रखी है। A32 आ रहा है 7/2, और भाई A33 आ रहा है 3, ये बचा हुआ है, तो इसको भी निकाल के देख लें। A34 कितना आएगा, यहां से निकाल लीजिए। 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 1/2, ये हो जाएगा 9 - 4 -5, तो ये आ गया 5/2। तो ये आपके पास आ गया 5/2। ऐसे ये दो भी निकाल सकते हो, यहां से निकाल लीजिए आप। A14 आप जब निकालोगे तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1/2 -3 प्लस 4 1 आ जाएगा ये 1/2, और ये प्लस का 1 आ गया, तो 1/2 ये आ गया। एक बचा है 24 भी निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो 1/2, और ये आ गया बच्चों 6 - 4 -2, तो ओवरऑल तो 2 ही आएगा, 2/2 1 आ गया ये। तो रख दीजिए 1/2 वो आ रहा है और 1 वो आ रहा है, तो ये आ गया 1/2, और ये तो 1 ही आ रहा है। तो इस तरह से आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपका आ चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहां से बड़े आसान क्वेश्चन है ये, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको देखिए, तो एक्स वाई की वैल्यू तो देखते ही पता लग गई 4 आ गई, क्योंकि दोनों ही सेम ऑर्डर है। तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 3
x कितना आ गया बेटा यहाँ से 1, बस आंसर आ गया पहला, तो ये कंप्लीट हो गया। ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना इसको। x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है आपको 6, और वही एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है आपको 8, और 5 प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है आपको 5। देखो 5 प्लस जेड 5 के बराबर है, तो जेड की वैल्यू तो आ गई 0, 5 माइनस 5 0। इन दोनों को आपको सॉल्व करना आता है, बड़े आराम से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक बना के निकाल लीजिए, वही ऑप्शन है, नहीं तो क्वाड्रेटिक आपको पता ही है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, याद करो 10th में बताई थी। यहां लिखा होता था सम, और यहाँ लिखा होता है प्रोडक्ट, मिडिल टर्म। अब बातों से ही खत्म हो जाएंगे इसके। तो एक्स स्क्वायर सम आ गया 6x प्लस 8 आ गया, तो इसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, x कॉमन ये आ गया x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ये आ गया x माइनस 4, x माइनस 4 और x माइनस 2, और x की वैल्यू एक तो 4 आ गई आपके पास और एक आ गई 2। तो दो आंसर आ चुके हैं यहाँ पे, देखिए दोनों ही सही है, इधर 2 4 दोनों ही सही है। तो x की वैल्यू अगर ये आती है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो देखो आपको तीनों आंसर मिल गए। अगर x लेते हो 2 तो y हो जाएगा 4 और z तो 0 ही रहेगा। अगर आप x को 4 लेते हो तो y हो जाएगा 2 और z आ जाएगा 0। तो यही आपके आंसर हो गए, दोनों ही आंसर। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, अब इसको देखते हैं। x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दे दिया 9, और x प्लस जेड इक्वल टू दे दिया 5, और y प्लस जेड इक्वल टू दे दिया 7। तो देखो x y z पता है, पहले y z की वैल्यू आपको 7 पता है, तो बेटा x कितना आ गया, देखो 7 9 में से माइनस कर दीजिए 2 आ गया। x और z 5 पता है, x और z 5 है, तो y निकल आएगा यहाँ से। अगर ये 5 है तो 9 में से 5 गया तो ये 4 आ गया। अब x y पता है, तो देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो देखो z तो आप वैसे ही निकाल लोगे 9, तो z आ गया बेटा 9 माइनस 6, 3z आ गया। तो इस तरह से ये तीनों भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ABCD की वैल्यू निकालनी है। कंपैरिजन का रूल 2 इंटू 2, तो देखो a माइनस बी इक्वल टू आ गया -1, और देखिए 2a माइनस बी इक्वल टू आ गया 0। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया, माइनस a आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ गया -1, ये दोनों कट, तो a की वैल्यू आ गई 1, या चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है -1, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू बी, और बेटा b की वैल्यू आ गई 2। a और b की वैल्यू, अब c और d को देख लो ऐसे ही, तो यहाँ से निकाल लो c की वैल्यू। तो देखो ये आपको पता है 2a प्लस c इक्वल टू दे रखा है 5, तो 2a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो देखो c की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, c की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब d पे आ जाइए, 3c प्लस d किसके इक्वल दे रखा है स्टूडेंट, 13 के इक्वल दे रखा है। तो 3c हमें पता है 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू आ गया 13, तो d की वैल्यू आ गई 13 माइनस 9, तो ये आ गई हमारे पास 4। तो चारों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं, तो चारों वैल्यू मिल चुकी हैं। तो इस तरह से हमने ABCD भी आराम से निकाल लिया। A1 B2 C की वैल्यू आ रही है 3, और D आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। चलते हैं आखिरी, आई थिंक एक दो ही क्वेश्चन बचा है। इसके बाद ये देखिए MCQ, ये तो आपको बिल्कुल पता है। अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, m इक्वल टू n। तो ऑप्शन नंबर C को टिक मारिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिनमें ऑर्डर सेम होता है। बिल्कुल आसान MCQ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी तुम्हें अभी सिखाया है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे भी इसको कंपेयर करिए, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू आ गया -7/3। देखिए किस में आ रहा है, -7/3, x की वैल्यू ये आ गई। अच्छा
यहां से देखो x की वैल्यू 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू 3x, तो माइनस 2 3x। तो ये हो गई स्टूडेंट गलत, क्योंकि x की दो वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू तो वेरी कर ही नहीं सकती, x की वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी। तो यहाँ 1/3 देखो नहीं है, x की वैल्यू तो -7/3 भी आ रही है, तो इसीलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो अब चलते ही नहीं, यहाँ पे था x और y निकालना था आपको, तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो भाई अब इसे देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल 3/3 का मैट्रिक्स बनाइए। पहले 3 × 3 3 × 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। हमारे पास दो वैल्यू है, एक 0 है और एक 1। अब मुझे ये बताइए 0 और 1 मेरे पास दो वैल्यू है, यहाँ पुट करने के कितने तरीके हो गए? दो। मतलब मेरे पास 9 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले प्लेस को भरने के दो तरीके, 0 भी आ सकता है, 1 भी। से भरने के 2, इसे फिर करने के 2 2 2 2 2 2 2। परमुटेशन को याद करिए, जब तक काम खत्म नहीं होता सब जॉबों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद आ रहा होगा। इसको फिल करने के 2 वे, इसको फिल करने के 2 वे, इसे 2 वे 2 वे, तो ये हो गया 2 की पावर 9। यहां से भी पता लगा सकते हो 2 की पावर 9। और ये होता है 512। ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पे 3 डिजिट होती भाई साहब, 0 1 2, तो 3 3 3 3 3 3 3 पावर 9 आ जाता। तो 2 डिजिट है, तो पॉसिबिलिटी किसी भी प्लेस को फिल करने की यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। परमुटेशन को थोड़ा याद करिए, 11th में कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आई थिंक हमारा ये एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 3.1 थी हमारी एनसीईआरटी की, जो एक्सरसाइज 3.1 की, जो एक्सरसाइज 3.1 थी मैट्रिक्स की, वो हमने अच्छी तरह से फिनिश कर दी है। तो स्टूडेंट शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय गाइस, थैंक यू।